चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए कि आपका ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ये। तो क्वेश्चन आता है आपका कि 4 महाद्वीप दे दिए जाते हैं, उसको क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम और बढ़ते क्रम में पूछा जाता है ये, ठीक। या ये कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप से छोटा अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा महाद्वीप है जो कि यूरोप महाद्वीप से भी छोटा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो उत्तर क्या होगा आपका? ओशनिया महाद्वीप। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ओशनिया महाद्वीप। अब चूंकि इसके चारों ओर देखिए क्या है आपका? ओशियन है ये। इसके चारों ओर क्या है आपका? ओशियन है, और इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है ओशनिया महाद्वीप के दिया जाता है, या इसी को ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं लोग। इसी क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। दोनों में से अगर चूज करना पड़े कि क्या बेहतर रहेगा कहना, तो ओशनिया कहना ज्यादा बेहतर हो जाता है। अब चूंकि इनमें जो सबसे बड़ा जो देश है वो आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है, ठीक। तो लगभग संपूर्ण क्षेत्रफल का 90% से भी ज्यादा आपका एरिया आपका ऑस्ट्रेलिया का जाता है, इसलिए इसको नाम ही दे दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया, नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक। और बात आती है कि इसका नाम ऑस्ट्रेलिया क्यों पड़ा, तो इसी के संदर्भ में देखते हैं हम लोग कि जो उत्तरी ध्रुव पर एक घटना होती है, जब सूर्य की किरणें वहां पर काफी ज्यादा चमकती है, तो उसे अरोरा बोरियालिस कहा जाता था। अरोरा बोरियालिस। और इसी प्रकार जब सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पर जो रेडियो एक्टिव जो तरंगे होती हैं, जहां से भिन्न भिन्न रंगों की जो उत्सर्जित होती हैं, तो उसी को अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते थे। अरोरा ऑस्ट्रियालिस नाम दिया जाता है, और इसी ऑस्ट्रेलिया से इसका एक नाम आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया वर्ड आता है ये, ठीक। भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर इस महाद्वीप के बारे में देखा जाए, तो रोमन जगत का एक भूगोलवेता था। कहाँ का था? रोम का, ठीक। और बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान था वो, नाम था उसका टालमी। और टालमी की एक प्रसिद्ध रचना आती है जियोग्राफिया। और इसी जियोग्राफिया में उसने एक मानचित्र बनाया था, विश्व का मानचित्र, ठीक। और विश्व का जो मानचित्र था वो एक शंकु पर आधारित था, वो कॉनिकल प्रोजेक्शन पर आधारित था, वो कॉनिकल प्रोजेक्शन पर वो आधारित था, वो यानी शंक्वाकार जो मानचित्र जो बनाता है वो सबसे पहले किसने बनाया है? वो टालमी ने बनाया है ये, ठीक। और इसी कॉनिकल प्रोजेक्शन पर उसने अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को इंगित करने का प्रयास किया था ये। और वही अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं जिसका प्रयोग यानी हिपार्कस महोदय करते हैं। कौन किए हैं? हिपार्कस। हिपार्कस की जो प्रसिद्ध रचना आती है द ओशियन, कौन सी रचना है? द ओशियन इसकी प्रसिद्ध रचना है। और इसी द ओशियन में हिपार्कस ने फिजिकल से संबंधित जितनी भी सारी चीजें दी है उन सबका यानी पूरा का पूरा वर्णन किया है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है, उनके द्वारा जो उत्पन्न जो घटनाएं होती हैं, जैसे ज्वार भाटा की घटनाएं हो रही है,
सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से रिलेटेड ये सारी घटनाएं, तो उन सभी घटनाओं को द ओशियन ओशन ने बहुखूबी यानी इंगित किया है। और इसीलिए हिपार्कस को कहा जाता है फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल का जनक जिसे कहा गया है। तो क्या उत्तर होगा आपका? हिपार्कस महोदय को कहा गया था। तो हिपार्कस ने पृथ्वी को 360 डिग्री में बांटने का सबसे पहले प्रयास किया है। इस तरह से जो अक्षांश और देशांतर की जो बात आती है वो हिपार्कस महोदय, और इसी अक्षांश और देशांतर को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसने लिया था? टालमी ने लिया था। ठीक, और इसीलिए कहा जाता है कि टालमी ने पूरा का पूरा जो हिपार्कस के द्वारा जो साहित्यिक से उठा करके अपने ज्योग्राफिया में इंगित किया है, इसीलिए इसको नाम दे दिया जाता है साहित्य चोर की संज्ञा कहा गया है ये। क्या चीज? यानी इसमें द ओशियन में इसने पूरा फिजिकल से ही रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट दिया है ये। किसको? हाँ, आधुनिक को कहा गया है ना? हाँ, आधुनिक लगा है तब उसमें। ठीक है, तो यहां से एक चीज देखिए क्या निष्कर्ष में आता है कि टालमी जो कि प्रोजेक्शन पर सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया है, और उसी मानचित्र पर उसने एक भूभाग का इंगित किया था जिसका नाम था अज्ञात भूमि। अज्ञात भूमि। अब यहां से देखिए दो चीज नाम आते हैं, एक है आपका नई दुनिया और एक है आपका अज्ञात भूमि। ठीक, तो नई दुनिया की खोज किसने कर लिया था? कोलंबस ने कर लिया था। किसने किया था? कोलंबस। और इस अज्ञात भूमि का जो खोज किया था किसने किया था? जेम्स कुक ने किया था ये। जेम्स कुक। तो इस प्रकार देखिए एक भौगोलिक जो ऐतिहासिक क्रम है ये यहां से एक निष्कर्ष में आया कि कैसे यानी ऑस्ट्रेलिया यानी अस्तित्व में आता है ये, है ना? मध्य 17वीं शताब्दी के आसपास की यानी खोजें की जाती हैं, और जेम्स कुक होता है जो कि सबसे पहले यानी इस अज्ञात भूभाग के बारे में बताता है ये। ठीक, और जेम्स कुक के बारे में बहुत ज्यादा घटनाएं भी वैसी सब मिलती है कि इसको कई बार लूटा भी गया, और इस द्वीपों को इसने नाम ही दे दिया था कि लुटेरों का द्वीप यानी नाम दे दिया गया था, जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो बहुत ज्यादा उसने संघर्ष यानी इस तरह से जीवन में झेले थे। ठीक, तो ये तो एक आपके सामान्य चीजें आ गई कि ऑस्ट्रेलिया कैसे अस्तित्व में आता है ये। ठीक, अब बात आती है कि इसको ओशियन जो नाम दिया गया है, ओशनियो महाद्वीप। तो देखिए इसके जो पूरब वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा, तो पूरब में इसका क्या है आपका? ये पैसिफिक है आपका, ये क्या आपका? पैसिफिक ओशियन है। और दक्षिण की अगर बात करें यहाँ पे, तो दक्षिण में क्या है आपका? दक्षिणी महासागर आपका जाता है। इसके दक्षिण में क्या आपका? दक्षिणी महासागर है। और इस तरफ पश्चिम वाले जो भाग देखा जाए तो पश्चिम में क्या जाता है आपका? हिंद महासागर। फिर बात आती है इसके उत्तर में क्या है अभी? अगर है जो बात अगर देखें कि इसके उत्तर वाला जो भाग है यहाँ पे, ये कौन सा महासागर इसको कह दिया जाए कि ज्यादा उचित रहे? हिंद महासागर ज्यादा कहना उचित रहेगा कि प्रशांत महासागर कहना ज्यादा उचित रहेगा? कि सब सीमाओं के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया, इसके पूरब में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा और पश्चिम में कौन सा है। इसके जो उत्तर वाला जो भाग है ये सब पार्ट है, इसको यानी क्या कहना उचित ज्यादा रहेगा? प्रशांत ज्यादा सही रहेगा कि हिंद ज्यादा कहना सही रहेगा? अब इससे रिलेटेड देखिए हम लोगों को चलना पड़ेगा, उस रसेल विद्वान के पास चलना पड़ेगा, है ना? रसेल विद्वान के पास चलना पड़ेगा, और वही रसेल नामक विद्वान है जो कि इस क्षेत्र का यानी का पूरा वो अध्ययन किया है वो, हाँ, अल्फ्रेड रसेल। ठीक,
तो पूरा नाम था उसका आपका अल्फ्रेड वासेल रसेल था वो, वेसल रेसेल यानी पूरा उसका नाम है ये। और उसी के नाम पर उसने एक विभाजन रेखा किया था जिसका यानी वेसल लाइन रख दिया गया था वो है वेलेस, ठीक ना, वेलेस लाइन। तो रसेल के ही नाम पे वो रखा गया है, वेलेस लाइन, ठीक। तो वेलेस लाइन, वेलेस लाइन की बात करें तो इसके बारे में बताया जाता है कि एक काल्पनिक रेखा है ये। पहली बात तो कैसी है, काल्पनिक रेखा है। समुद्र के नीचे लगभग 250 मीटर की गहराई, समुद्र के नीचे लगभग 250 मीटर की गहराई, क्योंकि वहां तक यानी लगभग वहीं तक आपके तापमान इसका गर्म भी हो पाता है ये, ठीक। तो 250 मीटर की गहराई तक का जो जीवों में जो विविधताएं पाई जाती हैं उन्हें विविधताओं को ये लाइन क्या करता है, ये डिफरेंस करता है, ठीक। तो आज से बात करें कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व पहले की जब घटना हुई थी, 300 मिलियन वर्ष पूर्व पहले की घटना है, इसे यानी कार्बोनिफेरस काल कहा गया था। कार्बोनिफेरस काल कहा गया है। और उसी कार्बोनिफेरस काल में इस हमारे जो पेंजिया था, पेंजिया का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन आपका पूछा गया है इस पे कि पेंजिया का विभाजन कब हुआ है, तो क्या बताएंगे आप, इसी कार्बोनिफेरस काल के आसपास की वो घटनाएं देखने को मिलती है जहां पे इसका विभाजन होता है। और यहां से देखिए क्या हो रहा है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और दूसरा पार्ट क्या है, गोंडवाना लैंड, इसका यानी ये उत्पत्ति होती है। और अंगारा लैंड से देखिए क्या हो रहा है आपका कि जो उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप है उसका निर्माण हो रहा है, और गोंडवाना लैंड से आपका है दक्षिणी जो गोलार्ध के जो महाद्वीप हैं उसकी यानी उत्पत्ति होती है। और इसके बीच में जो तैथिस सागर था, जो आपका बीच में क्या आता है, तैथिस सागर। और उसी तैथिस सागर का जो सबसे बड़ा हिस्सा आता है वो प्रशांत महासागर आता है, वो उसी का क्या आता है, प्रशांत महासागर। तो जब ये महाद्वीप इस तरह से ऐसे महाद्वीप और महासागर जब बन रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि जो अंगारा लैंड के जीव जंतु थे वो और जो गोंडवाना लैंड के जीव जंतु थे वो दोनों के यानी जैविक विविधताओं में काफी ज्यादा डिफरेंस देखा जाता था ये। तो अल्फ्रेड वेसल रसेल, वेसल चला, वेलेस रसेल, उसने सबसे पहले क्या किया कि इन विविधताओं का पूरा यानी अध्ययन किया है वो, कि 250 मीटर तक की जो जल के गहराई के बीच में जो था देखा गया कि एक लाइन देखी, और उस लाइन के आधार पे देखा कि इधर के जीव जंतु की जनजीवन कुछ अलग थे जलीय जीवों को, और जो दक्षिण के थे उनके यानी अलग देखे गए। तो वो समझ में आया कि ये कैसे हो रहा है, ये सारी घटनाएं कैसे हो रही है। तो पता चला कि ये सब क्या है, आज की ये घटनाएं नहीं बल्कि बहुत प्राचीन की घटनाएं हैं, कार्बोनिफेरस के समय की घटनाएं हैं जब इसका यानी अस्तित्व में आ रहा था वो, ठीक। कि उनका जनजीवन है अलग यानी हो गया, इनका जनजीवन अलग। तो वहां की जो वनस्पतियां हैं उनमें जो विविधताएं देखने को मिली, ये सारी चीजें, तो इसी के आधार पर यहाँ पे आया एक है वेलेस लाइन आया। तो वेलेस लाइन रसेल के द्वारा ही यानी ये ड्रा की गई है, एक काल्पनिक रेखा है। महत्व क्या है कि ये क्या करता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो जैविक विविधताओं, उन जैविक विविधताओं के बारे में पूरा का पूरा ये अध्ययन बताता है। हालांकि इन सब पर देखिए आज भी ये रिसर्च किए जा रहे हैं। फिर बात आती है वेलेस लाइन कहाँ से यानी ये
जाती है। तो वेलस लाइन देखिए एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो कि यहाँ पर क्या करेगी, दो महासागरों के बीच का विभाजन भी कर देती है ये। ठीक है, वेलस लाइन का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि इस स्थान पर क्या करेगी, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के जल का यानी विभाजन करती है ये। फिर बात आती है लाइन कहाँ से ड्रा की गई है। तो ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जो द्वीप आपको दिखाए गए हैं, इन्हीं द्वीपों के मध्य से होकर के वो गुजरती है वो। ठीक है ना। तो इन द्वीपों के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं, तो इसका हम लोग एशिया महाद्वीप जब पढ़ते हैं वहां पर भी कर लेते हैं, और जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी इन लाइन के बारे में या इन द्वीपों के बारे में अध्ययन करते हैं ये। ठीक, यहाँ पे देखिए तो पूरब में है ये, जो कि इंडोनेशिया का सबसे शक्तिशाली द्वीप है ये। शक्तिशाली का मतलब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि इकोनॉमिकल रूप से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, है ना। हाँ, जावा। जावा, ठीक। तो जावा पर इंडोनेशिया की लगभग 75% से अबव जनजातियां हैं, जो जनसंख्या है वो यहीं पर रहती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का योगदान देखा जाए तो लगभग यानी 70-80% यानी अर्थव्यवस्था अकेले ही इसी के ऊपर डिपेंड है पूरा का पूरा ही। ठीक, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता यही जावा द्वीप पर ये स्थित है। इसके बगल की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा आपको एक द्वीप मिलता है, इसका नाम है बाली द्वीप। थोड़ा सा इसको अध्ययन करने के लिए आप लोग क्या करिएगा कि एशिया महाद्वीप का जो मैप है वहां से इसको साथ लिंक करने का प्रयास करिएगा ये। ठीक, ये आपका है बाली द्वीप। देखिएगा मानचित्र में आप लोग बाली द्वीप। बाली के बाद है लोम्बोक द्वीप। यहाँ आपको मिलेगा ऐसे लोम्बोक द्वीप मिल जाता है। लोम्बोक द्वीप। और जहां पे देखिए लोम्बोक द्वीप है तो इन दोनों के बीच में एक आपका जल डमरू मध्य मिलता है, जल संधि देखने को मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जल संधि है जो बाली और लोम्बोक को विभाजन करती है। अब देखिए जल संधियां आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं हर चीज, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये छोटी छोटी जल संधियां जो होती है छूट जाती है आप लोगों से। तो जब हम लोग ये महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होगा कि इन जल संधियों का पूरा डिटेल यानी एक एक चीज देख लेते हैं। तो यहां से देखिए एक आपको क्या मिला कि लोम्बोक जल संधि के बारे में मिल जाता है। ये लोम्बोक जल संधि क्या करता है कि दो द्वीपों के बीच का विभाजन करती है ये। लोम्बोक द्वीप दो द्वीपों का विभाजन करती है। पूरब में आपका आ जाता है बाली द्वीप, और पश्चिम में आ जाता आपका जावा द्वीप। और जहां पे देखिए आपका बाली द्वीप है, ठीक, या लोम्बोक, उसी के ऊपर आपको मिलेगा एक सागर मिलेगा, फ्लोर सागर। क्या मिलता है? फ्लोर सागर मिलेगा आपको ये। हाँ, इसी के ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे फ्लोर सागर। फ्लोर सागर देखिए मिल गया होगा आप लोगों को। तो एक तरह से देखा जाए ये क्या करेगा कि फ्लोर सागर का जो जल होगा वो यानी इसके साथ इंटरकनेक्टेड भी करेगा आपका ये।
और जहां पे देखिए जावा है, जावा के ऊपर आपका है आपका जावा सागर है। यहां पर क्या है, जावा सागर। अब इनमें से आपको कोई सा भी यानी दे सकता है ये, या तो फ्लोर सागर को दे दे या तो जावा सागर। इनके जल को क्या करता है, हिंद महासागर के जल से क्या करेगा, ये लिंक करेगा ये। फ्लोर सागर है। और इसके नीचे जो आपका है साउथ में इंडियन ओशियन या हिंद महासागर लिख सकते हैं। हिंद महासागर, इन दोनों को क्या करता है, ये जोड़ता है ये। ठीक, तो एक इसका यहां से देखिए सिनॉप्सिस आपको तैयार हो जाता है। लोम्बोक के जल संधि यहां लिखी जाता है, लोम्बोक जल संधि, या इसी को स्टेट कर लीजिएगा। लोम्बोक स्टेट क्या करेगा कि जावा द्वीप और बाली द्वीप को अलग करता है, फ्लोर सागर और हिंद महासागर के जल को आपस में क्या करेगा, जोड़ता है ये। ठीक, लोम्बोक के द्वीप के थोड़ा सा और हम लोग पूरब की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पे मिलेगा आपको एक सुम्बा, सुम्बा द्वीप मिलता है ये। सुम्बा द्वीप, सुम्बा द्वीप। और सुम्बा द्वीप के जो ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन है ये आपको मिलेगा फ्लोर द्वीप। ये है आपका फ्लोर द्वीप। फ्लोर द्वीप। और फ्लोर द्वीप के जो पूरब में है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इसी को नाम दिया जाता है तिमोर द्वीप। तिमोर द्वीप। तो तिमोर पर देखा जाए कि दो देशों की कॉलोनी थी यहाँ पे। जो पश्चिमी तिमोर था वो डच लोगों के आधिपत्य में था। किसके आधिपत्य में था ये, डच लोगों के आधिपत्य में था। और जो पूरब में था ये आपका पुर्तगाल के आधिपत्य में था ये। इसी को कहा जाता है तिमोर। तिमोर द्वीप कहते हैं। तो यहां से देखिए एक चीज क्या निष्कर्ष में आता है कि जो तिमोर द्वीप है इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक है आपका पश्चिमी तिमोर और एक हो जाएगा आपका पूर्वी तिमोर। पश्चिमी तिमोर और एक हो जाएगा आपका पूर्वी तिमोर। इसी तिमोर पर जब ये लोग डच और ये पुर्तगाली लोग यहां से चले गए, जब बाद में इंडोनेशिया ने क्या किया कि इसी तिमोर पर अटैक करके इसको अपने आधिपत्य में कर लिया, इसी को आधिपत्य में कर लिया। अब चूंकि दोनों का देखा जाए कि यहाँ पे डच और पुर्तगाली, डच किसको कहा गया है,
नीदरलैंड है ना। तो नीदरलैंड है जो उनका कल्चर, और जो पुर्तगाल है उनका कल्चर। दोनों के कल्चर में क्या होगा, विविधताएं देखने को मिलेगी। उनके रहन सहन, उनके बोली भाषा, हर चीज में क्या होगा, डिफरेंसेस देखने को मिलती है। तो कल्चर यानी एक विविधता। तो पूर्वी तिमोर का कल्चर अलग हो गया और पश्चिमी तिमोर का कल्चर अलग हो गया। इंडोनेशिया ने जब इसको अटैक करके अपने देश से आधिपत्य कर लिया, तो बाद में क्या हुआ कि जो पूर्वी तिमोर जिस पे यानी पुर्तगालों का यानी आधिपत्य था, यानी ये लोग विद्रोह करने लगे, और विद्रोह करके इस यानी स्वतंत्र होने का प्रयास करने का अपनी मांग करने लगे। अंततः देखा जाए कि ये 20 मई सन 2002 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है आपका ये 20 मई सन 2002 की वो घटना आती है कि जब पूर्वी तिमोर एक स्वतंत्र देश बन जाता है। और उसी समय देखा जाए कि कई बार आपके जो आरओ का पेपर हुआ, एआरओ का हुआ, पीसीएस का हुआ, आईएएस का हुआ, वहां पर ये क्वेश्चन है अनगिनत बार पूछ लिए गए हैं। 2003, 4, 5 का अगर वो घटनाओं का देखा जाए, अवलोकन करें आप लोग, वहां पे खूब क्वेश्चन आपके आया हुआ है। ठीक। और जब पूर्वी तिमोर एक स्वतंत्र देश बना तो उसने अपनी राजधानी जो रखी भारत के ही नाम पे रख दिया। भारत की राजधानी नई दिल्ली। ठीक। तो उसमें जो आधा ला उसी को हटा दीजिए आप, दिल्ली। ठीक है ना। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, दिल्ली इसकी यानी कैपिटल हो जाएगी। ठीक। तो राजधानी भी इसके आसानी से याद हो जाएगा। भारत की जो राजधानी है उसी से मिलता जुलता यानी आपका नाम हो जाएगा, दिल्ली हो गया ये। ठीक। तो जो रसेल महोदय जो थे, तो 17वीं 19वीं शताब्दी के आसपास जब वो इसकी यात्रा कर रहे थे, इसका पूरा वो, और 250 मीटर की गहराई तक यानी जो जलीय जीव थे उनमें जो विविधताएं देखने को मिला, तो यहीं से उन्होंने एक लाइन खींचा है वो, और उसी लाइन को नाम दिया था, क्या नाम दिया था कि वेलेस लाइन कहा गया था इसी को। वेलेस लाइन 19वीं शताब्दी या 1859 में वो घटनाएं आती है, वो वेलेस लाइन की घटना रही है। ठीक। तो यहां से देखिए क्या हो रहा है कि इसके उत्तर वाला जो पोर्शन होगा उसे यानी हम लोग प्रशांत महासागर नाम देंगे, और उसी के दक्षिण वाला जो भाग होगा वहां से क्या हो जाएगा, हिंद महासागर नाम आ जाता है वो। हाँ, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ये। ठीक। इनमें पूर्वी तिमोर को छोड़ दिया जाए, बाकी इन सभी द्वीपों पर जो अधिपत्य है वो किसका है, वो इंडोनेशिया के पार्ट में आ जाता है। वो किसके अंतर्गत आ जाता है, इंडोनेशिया के अंतर्गत आ जाएगा ये। ठीक। फिर बात आती है कि कौन सा जल डमरू मध्य है या कौन सी स्ट्रेट लाइन है जिसको वेलेस लाइन क्रॉस करती है, वेलेस लाइन जिसको क्रॉस करती है। तो आसानी से देखिए यहां से आपको क्या पता चल जाएगा कौन सी यानी जा रही है, यानी बाली और लोबोक जब इन दोनों के मध्य से होकर के गुजरेगी तो क्या होगा आपका कि यहां पर इसको यानी क्रॉस करती है। तो किसको क्रॉस करती है, लोबोक जल संधि को क्या करती है, काटते हुए जाती है ये, है ना। लोबोक जल संधि को ये काटते हुए फिर आगे बढ़ जाती है ये। ठीक। फिर पूर्वी तिमोर के बाद देखा जाए ये आपका मिला पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। ठीक। या न्यू ग्विना भी कहते हैं इसी को, है ना। तो ग्विना गिनी के नाम से देखिए कई चीजें आपको मिलेगी। आपकी गिनी नाम का एक देश मिलता है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। खोलिएगा अफ्रीका का मैप खोलिएगा आप लोग, वहीं पर आपका गिनी की खाड़ी भी मिलता है। गिनी की खाड़ी, और इसके बाद आपका है पापुआ न्यू गिनी। मैप देखिएगा,
मिला। तो गिनी की खाड़ी देखिए मिल गया आपको, विषुवत रेखीय गिनी मिल गया आपको ये, और एक गिनी आपका यहां मिल जाता है, गिनी बिसाऊ। ठीक, तो 4 नाम आपको यहां से देखने को मिलता है ये। 5 हो गया। विषुवत रेखीय गिनी, गिनी गिनी बिसाऊ तो एक ही आ जाएगा नाम। अलग नाम दे रहा है। कहाँ पे है? हाँ, एक तो ये है विषुवत रेखीय गिनी आपका यहाँ पे आ रहा है, गिनी की खाड़ी आ रहा है, एक गिनी यहाँ, हाँ गिनी बिसाऊ एक आ गया, और कौन सा है? अच्छा हाँ, गिनी एक ये रहा आपका, है ना, गिनी बिसाऊ और गिनी। ठीक है, ठीक, गिनी और गिनी बिसाऊ। तो ऐसे ऐसे जो नाम होते हैं जहां पे देखिए आपको ऐसे काफी ज्यादा मिलेगा ये, तो इनको एक बॉक्स बना लिया करिए, और बॉक्स में बना कर इसको लिख लिया करिए ये। ठीक, तो इन ये जो गिनी नाम की जितनी भी चीजें आई हैं, इस पर यानी जो अधिकार था वो किसका था आपका? ये यूके का अधिकार हुआ करता था। ये किसका था? ये ब्रिटिश की यानी कॉलोनी थी ये। ठीक, और उन्होंने जो, अब चूंकि ये इधर वाला जो पोर्शन है बाद में इसे खोजा गया, तो यानी एक गिनी उधर हो गया और नया गिनी आपका इधर बन गया, तो न्यू गिनी आपका ये हो गया ये। ठीक, तो यहाँ पे पपुआ नाम के जनजातियां रहती थी। क्वेश्चन आया हुआ, पपुआ नाम की जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो न्यू गिनी, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गया, पपुआ न्यू गिनी कह दिया गया। यानी पपुआ जहां पे रहते हैं, न्यू गिनी देश में रहते हैं, इसीलिए न्यू गिनी के नाम से पपुआ न्यू गिनी पूरा ये कर दिया गया ये। ठीक, तो न्यू गिनी जो आपका ये है, तो यहीं पर देखा जाए तो ये भी आपका 2 भागों में डिवाइड हो गया है, ये 2 पार्ट में ये भी आपका डिवाइड हो गया। इसका जो पश्चिम वाला जो भाग है वो इंडोनेशिया के आधिपत्य में आ जाता है ये पश्चिम वाला जो भाग है किसके आधिपत्य में है? इंडोनेशिया के आधिपत्य में आ जाता है। इसी को नाम दिया जाता है एरियन जया कहा जाता है। इसे क्या नाम देते हैं हम लोग? एरियन जया। एरियन जया, तो एरियन जया पर किसका अधिकार है? तो क्या बताएंगे आप लोग? इंडोनेशिया के अधिकार के अंतर्गत आता है ये। और जो पूरब वाला जो भाग है वो एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आ जाता है। इसका नाम दे दिया जाता है पपुआ न्यू गिनी, यानी कह दिया जाता है। और पोर्ट मोरेस्बी की यानी राजधानी बना दी जाती है। पपुआ न्यू गिनी। पोर्ट है और पूरा नाम इसका है पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी इसकी यानी राजधानी है। फिर बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूभाग से जो यहाँ का जो सबसे बड़ा द्वीप पाया जाता है न्यू गिनी, वो किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? तो वहीं पर आपको एक जल संधि भी देखने को मिल जाती है, और उसे जल संधि का नाम है टारस जल संधि। क्या नाम है? टारस जल संधि यानी नाम दिया जाता है। टारस जल संधि कहते हैं इसी को।
तो टारस जल संधि के द्वारा जो है पपुआ न्यू गिनी अलग हो जाता है ऑस्ट्रेलिया से, यानी ये अलग हो जाता है। ये वाला जो भाग उठा हुआ इसी कहते हैं केप यार्क कहते हैं इसी को, केप प्रायद्वीप यानी से कहा जाता है ना, केप यार्क के प्रायद्वीप आपका ये है। और इसके पूरब में आपका है कोरल सागर है, यहां इधर पड़ जाएगा आपका ये कोरल सागर, और पश्चिम में मिल जाएगा आपको आराफुरा सागर। यहां पे इधर क्या मिलेगा आपका आराफुरा सागर, आराफुरा सागर। तो इस प्रकार देखिए क्या हुआ कि दूसरी जो प्रमुख जल संधि यहां पे देखने को मिल जाती है वो आपका है टारस जल संधि, टारस जल संधि। तो इसका भी एक सिनॉप्सिस ऐसे बना लीजिएगा आप लोग, टारस जल संधि। तो किन दो सागरों को ये जल को आपस में जोड़ती है? तो उत्तर क्या होगा आपका कोरल, या इसी को कहते हैं प्रवाल सागर भी कहते हैं इसी को। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रवाल सागर को जोड़ते हैं। और किससे लिंक कर रही है ये आपका? आराफुरा सागर से, आराफुरा सागर से। और दो द्वीपों के बीच की क्या करती है? सीमा बनाती है ये, है दो के बीच में सीमा बनाए, दो लैंड के। एक है आपका पापुआ न्यू गिनी और दूसरा आपका है केप यार्क, केप यार्क है प्रायद्वीप, या इसे कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। इनके बीच की ये सीमा बना रही है। तो ये तो हो गया, देखिए एक सीमांकन हो जाता है कि कैसे, यानी इसके उत्तर वाला जो पोर्शन होगा आपका पैसिफिक ओशियन और इसके दक्षिण वाला जो पोर्शन होगा आपका हिंद महासागर, आपका ये आता है ये। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि आराफुरा सागर किस महासागर का, आराफुरा सागर किस महासागर का हिस्सा है? अब आसानी से उत्तर आप लोग दे सकते हैं इसका। अगर आपसे पूछा जाए फ्लोर सागर बताइए किस महासागर का हिस्सा है, तो ये भी आप आसानी से दे देंगे। अब ये प्रशांत महासागर के हिस्से में चला जाता है ये। ठीक, और उत्तर में ही देखिएगा एक आपका है सुंडा सागर मिलेगा फ्लोर सागर के पूरब में, और एक आपका बांदा सागर, जहां पे ये है फ्लोर सागर। फ्लोर सागर के बाद है आपका बांदा सागर एक मिलता, एक है सुंडा सागर। एक सुंडा सागर और दूसरा आपको मिलेगा बांदा सागर। तो ये सब जो सागर आपके जो नए नए आपको जो नाम अभी आपको इंगित हो रहे हैं, ये सब किसके हिस्से हो जाएंगे? प्रशांत महासागर के हिस्से हो जाएंगे। किस लाइन के द्वारा अलग होते हैं? तो वेलेस लाइन के द्वारा ये अलग हो रहे हैं ये सब हिस्से। ठीक, तो काफी देखिए बहुत ही एक अध्ययन का विषय था, हाँ, चूंकि इस पे काफी रिसर्च चल रहे हैं और जो उलझाने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके क्या है देने के लिए यहीं से आपको उलझा सकते हैं ये। तो कभी भी इन द्वीपों को देखिएगा तो अलग से इस पर बना लीजिएगा, और इनका जो क्रम है कभी कभी पूछ लिया जाता है द्वीपों के बारे में। 4 द्वीप दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इन द्वीपों का पूरब से पश्चिम का क्रम व्यवस्थित कीजिए। आप पूरब से पश्चिम में क्रम आप व्यवस्थित कीजिए। तो पपुआ न्यू गिनी आपको तो पता ही है पूरब में है, तिमोर ये भी आपको याद रहना चाहिए। क्यों याद रहना चाहिए? क्योंकि करंट का यानी विषय भी बन गया है, नया देश बना है। जावा आपको वैसे भी याद रहेगा आपको यहाँ से, ठीक है ना, कि जावा आपके यहाँ के इंडोनेशिया की राजधानी यहीं पर है आपका ये। फिर बाली सम्मेलन हुआ था आपका, तो बाली सम्मेलन कब हुआ? 2007 में हुआ था। और इसी सम्मेलन में क्या हुआ है
कि जो हम लोगों ने के कार्बन कटौती से रिलेटेड जो अवधारणा थी, है ना, तो कार्बन कटौती की अवधारणा को यहाँ पे पूरा का पूरा ये एडॉप्ट कर लिया गया था, ये कि हर देश को यानी कार्बन की कटौती करना क्या हुआ, अनिवार्य कर दिया गया था ये। हाँ, या ये कह सकते हो क्योटो प्रोटोकॉल था जो आपका, तो उसका जो अस्तित्व में आना वो यहीं से आपका अस्तित्व में आ गया था, आपका क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में आपका क्योटो सम्मेलन में किया गया था ये। ठीक, तो बाली भी आपको याद रहना चाहिए। बाली के साथ साथ लोम्बोक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, क्योंकि लोम्बोक से ही आपका एक जल संधि मिलता है जिसको लोम्बोक जल संधि, तो ये भी आपको याद आ गया। बाकी है आपका ये सुम्बा, एक आपका है फ्लोर, एक है आपका सुम्बा। तो सुम्बा से ही आपका सुंडा मिलता जुलता नाम है, सुंडा सुम्बा, ठीक है। और फ्लोर, फ्लोर मतलब होता तैरना। तो देखिए क्या हो रहा है, इन द्वीपों के ऊपर क्या कर रहा है, ये तैर रहा है, कैसे हल्का सा तैरता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको ये फ्लोर की तरह यानी ऐसा नजर आ रहा है ये। ठीक, तो फ्लोर ये भी आपको याद आ जाएगा है। तो इतना पॉइंट है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं इसको। ठीक।